नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। आज की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरावली की कहानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस भाग में हम आरावली की जैव विविधता को समझेंगे, उसके वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। और आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनील दुबे जी। सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस कड़ी में। नमस्कार, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, वन्य जीव कहते हैं हम और वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वन्य जीव और वाइल्ड लाइफ ये जैव विविधता का ही हिस्सा है या फिर ये दोनों थोड़ा अलग हैं? वन्य जीव जब हम रेफर करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, समझ आती है कि जिन्हें हम पालतू नहीं बना सकते जी। तो ऐसी सारी प्रजातियों को हम मानते हैं वाइल्ड हैं। और जिनको हम पालतू बना सकते हैं अपने प्रयोजन के लिए, जिनको हम गाइड करके नियंत्रित करके काम में ले सकते हैं, उनको हम कह देते हैं पालतू। तो वन्य जीव यानी कि जिनको हम पालतू नहीं बनाते हैं, नहीं बना सकते हैं दोनों तरह से, और जो नेचर में अपने हिसाब से रहती हैं प्रजातियां, उनको हम वन्य जीव कहते हैं। और उसमें भी हमें ये मानना चाहिए कि उसमें एनिमल और प्लांट दोनों आते हैं। और उसके साथ में ये सब जो एनिमल और प्लांट हैं जिनको हम पालतू नहीं बना सकते हैं, वो भी उस जैव विविधता का एक अभिन्न अंग है, एज ए एनिमल पार्ट और एज ए प्लांट पार्ट। तो जैव विविधता एक लार्जर टर्म है और वन्य जीव जो है, वाइल्ड लाइफ जो है, वो एक टेक्निकल टर्म है उनके रेफरेंस में, जिनको हम पालतू नहीं बना सकते हैं, जिनको हम नियंत्रित कंडीशंस में उगा नहीं सकते हैं, पाल नहीं सकते हैं, उनसे काम नहीं करा सकते हैं, वो सब वन्य जीव कहलाता है। तो वन्य जीव हमारे जैव विविधता में इनका क्या महत्व है वन्य जीवों का? देखिए, विश्व में जो अधिकांश प्रजातियां हैं, जीवों की हों, मतलब जंतुओं की हों या प्लांट्स की हों, मानव ने अभी तक बहुत कम प्रजातियों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है, उनको कंट्रोल कर पाया है और उनके अपने प्रयोजन के लिए उनको काम में ले पाया है। जब हम आदि मानव के टाइम से देखते हैं तो उन्होंने जो है, पहले ये जो पशु जिनके दूध से उनका काम चल जाता था, तो उनको पालना शुरू किया, और जिनसे उनको बल्क में मांस मिल जाता था भोजन के लिए, उनको उन्होंने पालना शुरू किया था। उसके बाद में फिर उन्होंने जो है उनसे अन्य काम कराने शुरू किए, तो घोड़े आए, बैल आए, खच्चर आए, ये सब जो है उन्होंने अपने काम में लेना उनको शुरू किया। उसके साथ में जो छोटी बिल्लियां थीं वो भी उनके पालतू बन सकी, लेकिन बड़ी बिल्लियां थीं उनको वो आज तक पालतू नहीं बना सके। ये अलग बात है कि उनको आर्टिफिशियल खाना दे करके या ऐसे करके आप अपने आप पाल करके, टाइगर को, लॉयन को लोग बाग जो पाल लेते हैं, वो पालना नहीं है, क्योंकि उनकी वाइल्ड नेचर, उनका जो गुण है जंगलीपन का, वो अभी तक इंटैक्ट है। तो वन्य जीवों का जो नेचर के अंदर जो सर्वाइवल है, जो जीव जंतु हैं, उनमें ज्यादातर वन्य प्रजातियां ही हैं, यानी वाइल्ड ही हैं अभी भी। हमारे यहाँ जितनी तरह के जो फल फ्रूट पादप प्रजातियां हैं, अनाज वर्ग के जितने जिनमें दाने बनते हैं और जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 10-15 मुख्य अनाज जो हैं विश्व भर में, अभी तक हम उनको ही मुख्य रूप से फसल में कर पाए। उसमें भी चावल, मक्का और गेहूं, ये मैक्सिमम पार्ट बनाता है 3 अनाज विश्व के। लेकिन अगर आप परंपरागत रूप से देखें तो नेचर में आपको कितनी तरह की चीजें अनाज में मिलते हैं। बाजरा कुल के जो मिलेट वर्ग के कहलाते हैं, वो ज्यादातर बरसात के पानी से नेचुरली ही उगते हैं, जबकि गेहूं को आपको 4 बार सिंचाई देनी पड़ती है। तो इसीलिए प्लांट्स में भी जो है वो वाइल्ड वर्ग है, वाइल्ड स्पीशीज हैं, और जंतुओं में भी वाइल्ड स्पीशीज हैं। और ये यानी वाइल्ड स्पीशीज जो है वो ही असली नेचर हैं, क्योंकि बाकी को तो आपने टेम कर लिया है ना, पालतू बना लिया, कंट्रोल कर लिया, उनकी लाइफ साइकिल कंट्रोल कर ली, आप उसमें अपनी मर्जी से उनका हाइब्रिडाइजेशन भी कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कंडीशन में रख पा रहे हैं, बंधक बना के रख रहे हैं, स्टोर करके रख पा रहे हैं, आपकी मर्जी हो जब उगा पा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखिए, मैं आपको बहुत सरल बताता हूँ, मिलेट्स, बाजरा कुल, जो अभी हम कह रहे हैं अवेयरनेस ऑन मिलेट्स, बाजरा कुल को आप नियंत्रित नहीं कर सकते ऐसे, चाहे जब नहीं उगा सकते।
वो वर्षा काल में वर्षा सिंचित ही वो अपने आप ही उनका जीवन चक्र होता है। तो ऐसी स्थिति में जो खरीफ की फसलें हैं ज्यादातर आपको वो वर्ग मिलेगा जो रेन वाटर से ही सिंचित हो जाएगा। इसलिए वन्य जीव जो है पार्ट है, उसी को जी हमें जो है नेचर का डोमिनेंट पार्ट मानना भी चाहिए। जी सर। तो वाइल्ड स्पीसीज के बारे में आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे, जैसे सर ने कहा कि असली नेचर वो है, और सिर्फ जीव जंतु नहीं लेकिन पेड़ पौधे भी हैं। आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। एक और सवाल सर के लिए है कि सर, अरावली की बात करें अगर, तो अरावली क्षेत्र की जैव विविधता की जो पहल है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है, और उसका क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिज्ञासा है, जिसको लोगों को जानना चाहिए। जी क्योंकि आज जो जैव विविधता के परिवर्तन हम देख रहे हैं, तो हमको कभी भी अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए, इकोलॉजिकल पास्ट और इवोल्यूशनरी पास्ट जो हमारा उद्विकास हुआ है। ये वो अरावली है जिसके फॉर्मेशन के बारे में मैंने पिछले एपिसोड्स में बात करी, और उस समय ये भी बताया कि लगभग 2 अरब साल पहले यहाँ पर जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी, एक कोशिकीय बहुकोशीय शैवाल बैक्टीरिया जैसे थे, तो लगभग 1.8 बिलियन, लगभग 180 करोड़ वर्ष पहले से लेके 90 करोड़ वर्ष पहले तक यहाँ पर जो स्ट्रोमेटोलाइट्स फॉसिल, जो मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बताया, वो यहाँ डेवलप हुए थे। तो जीवन की उत्पत्ति की जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी पृथ्वी पर, तब से यहाँ पर जो है स्पीशीज, वाइल्ड स्पीशीज कहिए या स्पीशीज कहिए, उनका ओरिजिन अरावली में रहा है, इस लैंडस्केप में रहा है। यहाँ की चट्टानों में उनके फॉसिल आज भी हैं। अब जी उसके बाद में जो जो जितना पास्ट हमको मालूम है, यानी जो उनके प्रमाण हैं, और पिछले 10, 5, 10, 15 हजार साल, 20,000 साल या पहले का, और फिर जो फॉसिल है वो उससे पहले के हैं। लेकिन ये जो रीसेंट पास्ट जिसको हम कहेंगे, उसके आधार पर जब हम मानते हैं, तो ये पूरे अरावली लैंडस्केप में, जहां उत्तर की तरफ ये थोड़ी कम ऊंचाई की माउंटेन्स हुई, उनके सेटलमेंट ज्यादा उत्तर में हुआ, लेकिन मध्य और दक्षिण में ये बड़ी बड़ी लंबी श्रृंखलाओं के रूप में, हाई पीक्स के रूप में, घाटियों के रूप में, और ऐसे वैलीज के फॉर्मेशंस बनाती हैं। और इनमें जो मैदानी इलाके थे, जहां टॉल ग्रासलैंड्स थे और जहां चरने वाले जानवर बहुत थे, तो पास्ट में तो यहाँ पर चीता रहा, यहाँ लॉयन बब्बर शेर रहा, यहाँ हाथी रहे, यहाँ गैंडा हाथी रहे, यहाँ बिसन लंबे सींग वाले जंगली भैंसे वो यहाँ रहे। उसके अलावा यहाँ के जब जंगल अपेक्षाकृत ज्यादा घने थे, उत्तर पूर्वी अरावली में, उत्तरी अरावली में, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इधर का जो इलाका रहा, जयपुर, दक्षिणी राजस्थान में इधर उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, दक्षिणी अरावली की तरफ, और इन अरावली के पूर्वी डायरेक्शन में जहां नदी घाटियां काफी हैं, नमी ज्यादा है, वेस्ट में बाद में डेजर्ट आया। तो इन इलाकों के अंदर तो मृग कुल के, जो हिरण कुल को जिनको हम मानते हैं, हिरण और मृग, डियर्स एंड एंटीलोप, उनमें हॉग डियर थे, बार्किंग डियर थे, माउस डियर थे। माउस डियर जो सबसे छोटा हिरण है, जी बहुत छोटे आकार का, वो आज भी इनको माना जाता है कि इनका, लेकिन इनका अकरेंस जो है बहुत पहले पाया गया, कई दशक पहले, लेकिन अब जो है केवल अंदाजा लगाया जाता है कि ये अमुक अमुक एरिया में बचे हैं, लेकिन पहले इनका वितरण बहुत व्यापक एरिया में था। उसके अलावा अरावलीज के अंदर जो है, जो इसका शुष्क भाग था उत्तर की तरफ और पश्चिम से लगा, वहां डेजर्ट कैट, जंगल कैट, और जो हमारे अरावलीज में, राजस्थान में सबसे छोटी बिल्ली पाई जाती है, रस्टी स्पॉटेड कैट, आपकी हथेली पर आ जाएगी। रस्टी स्पॉटेड कैट जो है वो आज भी है, आज भी बची हुई है। हालांकि इसका जो आवास है बहुत कुछ नष्ट होने से बहुत कम बची है। पहले जो आपके सिरोही, पाली, जालौर, नागौर, ये अजमेर का इलाका और उत्तर तक का जो इलाका था, जहां फ्लैट टेरेन थी, माउंटेन जोन से लगी हुई, वहां भेड़िए भरे पड़े थे। आज भी आपके सिरोही, पाली और उधर के एरियाज में भेड़िए वहां पर भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा अरावली से दक्षिण पूर्व की तरफ, इधर कोटा हाड़ौती के जंगलों में, इधर भी भेड़िए पाए जाते हैं, जो विंध्यन माउंटेन से जो हमारा कनेक्शन है। जी इसके अलावा जो है, भेड़िए के अलावा यहाँ भालू बहुतायत में थे, जो मध्य अरावली और दक्षिण अरावली में कन्फाइंड रह गए विशेष रूप से।
उसके अलावा जंगली कुत्ते यहाँ झुंड में जो घूमते थे, शिकार करते थे, जंगली कुत्तों की प्रवृत्ति है, वो झुंड के झुंड यहाँ पर उनके वितरित थे, वे खत्म हुए। चौसिंगा हिरण थे यहाँ पर, जिनके सिर पर दो आगे थोड़े बड़े सींग आते हैं और पीछे दो अपेक्षाकृत छोटे आते हैं, चौसिंगा कहते हैं। एंटीलोप है, मृग कुल का है, छोटा बकरी जैसा। तो ये चौसिंगा हिरण यहाँ के जंगलों में बहुत आयत में थे, लेकिन अब वो बहुत कम एरिया में कन्फाइन हो गए। यहाँ लोमड़ियों की प्रजातियां भी हैं जो पहले डेजर्ट जोन से लगी हुई हैं, वहाँ डेजर्ट फॉक्स भी मिलती है। दूसरा जो हमारे जंगलों के अंदर मिलती है वो इंडियन फॉक्स, वो भी मिलती है। यहाँ सांभर जो हिरण कुल के हैं, वो सांभर डियर, स्पॉटेड डियर, चीतल कहते हैं, बकरी जैसा चिंकारा जो आज भी उत्तरी अरावली से लेकर के दक्षिणी अरावली तक, मैदानी इलाकों से लेकर के घाटियों तक में है, कृष्ण मृग, ब्लैक बक। और इसके अलावा आपको बहुत आश्चर्य होगा जान करके कि यहाँ पेंगोलिन, स्केली आंट ईटर, जो चींटियों को खाता है, जिसके पूरे शरीर पर कवच का खोल होता है, छोटे छोटे कवच जैसे, वो दीमक और चींटियों के बिल में से दीमक और उनको निकाल के खाता है। पेंगोलिन जो विश्व का सबसे ज्यादा शिकार होने वाला स्तनधारी है, छोटा स्तनधारी सबसे ज्यादा, वो पेंगोलिन तक हमारे अरावली क्षेत्र में वितरित बड़े एरियाज में था, अभी बहुत कम एरिया में रह गया। उड़न गिलहरी हमारे यहाँ दक्षिणी राजस्थान में रह गई। नेवला की कई प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें देखें तो काली पूंछ का नेवला, हर्पिस्टिस स्मिथियाई, वो अरावली के अंदर बहुत कम हो गया। इसके अलावा झाऊ चूहा कहलाता है, छोटा रोडेंट है, उतरने वाला जंतु। तो ये झाऊ चूहा, इसके शरीर पर छोटे छोटे कांटे से होते हैं, उसमें भी पीले रंग का, थोड़ा अपेक्षाकृत लाइट कलर का, और लॉन्ग ईयर्ड जो है हेजहॉग, वो डार्क कलर का है। काला झाऊ, पीला झाऊ कहलाते हैं। इसके अलावा जो हमारे उत्तरी अरावली से लगे शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ रेतीले इलाके ज्यादा हैं, वहां पर कंठपुच्छ छिपकली, यानी पूंछ पर छोटा कांटे कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको लोकल भाषा में हम कहते हैं सांडा, स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड, वो बहुत आयत में थी, लेकिन उनके हैबिटाट नष्ट होने से ये खत्म होते जा रहे हैं। आपको, श्रोताओं को भी मजा आएगा सुन करके कि यहाँ चूहों की कई प्रजातियां, लेकिन आप जिनको सबको देख करके एक टर्म में बोलते हैं चूहा, लेकिन उनमें कई आप देखेंगे, गांवों में भी आप देखेंगे, जहां पर उनकी पिछली टांगे लंबी हैं और आगे के पंजे 5 टांगे छोटी होती हैं, और वो उछल उछल के पिछली टांगों से चलते हैं कंगारू की तरह, और उनको कहते हैं जरबिल। और जो शुष्क क्षेत्र के हैं जरबिल, वो अलग होते हैं, डेजर्ट जरबिल। और जो हमारे जंगलों के और दूसरे जो अर्ध शुष्क और इस तरह के जंगली क्षेत्र हैं, उनके जरबिल अलग हैं, इंडियन जरबिल। और इनको लोकल भाषा में मूस कहते हैं। ये उछल के चलते हैं पिछली टांग वाले, इनकी लंबी पूंछ होती है, उस पर काले बालों का गुच्छा होता है लास्ट में। जरबिल है, इनका नाम मूस है या जरबिल है टेक्निकली। उसके अलावा चूहा, रैट अलग है। माइस, छोटे चूहे जो कहलाती हैं, जिनको आप चूहिया कह देते हैं देख करके, लेकिन वो साइज ही वही होती है, उनको कहते हैं माइस, MIC, माइस। और फिर होती है छछूंदर, श्रीयू। तो इन सबको देख करके जो करते हैं, यानी यहाँ मूस भी हैं, रेट भी हैं, माइस भी हैं, श्रीयूज भी हैं, इनकी प्रजातियां भी हैं जो कम हो रही हैं। इसके अलावा छिपकलियों में देखें तो मॉनिटर लिजार्ड, जिसको गोहो कहते हैं, इंडियन मॉनिटर लिजार्ड, गोहो, लंबी और छोटी भी होती है, जिसको कहते हैं घोयरा, वो भी यहाँ पर पाई जाती थी। इसके अलावा आपने गिरगिट तो देखा होगा काफी, जो रंग बदलता है ना, जंगलों में और किताबों में भी आपने देखा होगा। लेकिन गिरगिट का ही एक भाई है कैमेलियन, ठीक है, कैमेलियन, जिसकी आंखें दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख सकती हैं। जहां जिस बैकग्राउंड में है, उस बैकग्राउंड के अनुसार वो अपनी शरीर का पूरा कलर बदल सकता है। उसकी पूंछ पीछे से कुंडलित होती है, उसकी उंगलियां गिरगिट की तरह नहीं होती, जैसे 2-2 उंगलियों के सेट होते हैं, कंपोज्ड होती हैं। कैमेलियन, और कैमेलियन को माना जाता है कि वो घनी छाया में या ऐसे घने वृक्षों में और वहां मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये कैमेलियन जो है शेखावाटी अरावली का, जो नॉर्थ अरावली का अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र है, झुंझुनू, सीकर, चूरू, उधर के एरिया में जो है पीलू, मिसवाक जिसको कहते हैं, उनके पेड़ों में देखा है। और इवन रेतीले लैंडस्केप में जमीन पर चलता हुआ भी देखा है जी। तो कैमेलियन भी है। फिर यहाँ पर जिनको हम कहते थे सांप की मौसी, स्किंक्स, छोटी छोटी नागर बामणी जिनको हम कह देते सामान्य भाषा में, उनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं।
लोगों को बड़ा मजा आएगा जान करके कि आपने पानी में तो कछुए देखे हैं काफी, जिनको आप कहते हैं टर्टल, पानी वाले को कहते हैं टर्टल, जो हमारे यहाँ कई वेराइटी हैं। लेकिन जी चट्टानी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, हमारे अरावलीज में, जिसको हम कहते हैं स्टार टॉर्टोइज, चट्टानी क्षेत्र का कछुआ, जो कहलाता है टॉर्टोइज, और पानी वाली कहलाते हैं टर्टल। टॉर्टोइज हमारे यहाँ बहुत आयत में मिलता था, अभी भी है, काफी है। इसके अलावा हमारे यहाँ दर्जनों तरह के सांप हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सांप हैं, जैसे कोबरा है, आउल हेडेड स्नेक है, घोड़ा पछाड़ जिसे रॉयल स्नेक भी कह देते हैं, ग्लॉसी बेली ड्रेसर है, वोल्फ स्नेक, भेड़िया सांप कहते हैं, बहुत चतुर होता है इसलिए भेड़िया की तरह चालाक, ग्रीन जी कीलबैक है, वाइपर की प्रजातियां हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर है, रसेल वाइपर है, रेट स्नेक है जिसे धामण कह देते हैं, कैंटर्स ब्लैक हेडेड स्नेक है जो कम मिलता है, रेड सैंड बोआ जिसे दोमुही कह देते हैं, कॉमन ट्रिंकेट है जिसे सुंदरी सांप भी कह देते हैं, अजगर की वैरायटी। और अजगर आपको, आप ये मानिए कि अजगर पानी के किनारे रह सकता है, पानी में तैर सकता है, लेकिन हमारे अरावली के ड्राई लैंडस्केप में अजगर बहुत मिलते हैं, बहुत आयत में मिलते हैं। इसके जी अलावा हमारे जो एनिमल, अभी तो मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे इंसेक्ट, वो जो मछलियां हैं, मछलियां विभिन्न प्रकार की आपको जलाशयों में मिलेंगी, लेकिन अरावली में जो बहते झरने हैं, जो स्ट्रीम्स कहलाती हैं, यानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाने वाली इस तरह की जल धाराएं, उन स्ट्रीम्स में, पहाड़ी क्षेत्रों की स्ट्रीम्स में, जल धाराओं में, पानी के बहने के अनुसार उस वाटर करंट को रोक, अपने शरीर का उनका आकार ऐसा है कि वो पानी के तल में नीचे चिपक के अपना काम चला लेती हैं। उनकी चेहरे के ठुड्डी, मुंह के नीचे एक डिस्क टाइप होती है जिससे वो सक्शन ऐसा क्रिएट करके धरातल पर चिपकी रह सकती हैं, वाटर करंट का मुकाबला कर सकती हैं, जिनको हम कहते हैं हिल स्ट्रीम फिशेस। विशेष रूप से अनुकूलित हैं गारा जीनस, जिनको कहते हैं गारा मूलिया, गारा गुटाइला। उसके अलावा इन्हीं बहते पानी में अन्य मछलियां भी होती हैं अलग अलग अनुकूलन की, जिनको लोचेस भी कहते हैं, पुंटियस हैं, ऐसी, यानी हिल स्ट्रीम फिश। अरावली की पहाड़ों में बहने वाले झरनों में, सरिताओं में, इस तरह की जल धाराओं में हमारे यहाँ मछलियां भी मिलती हैं, हिल स्ट्रीम फिशेस। इसके जी अलावा जो इंसेक्ट्स की, तो हजारों लाखों इंसेक्ट्स की वैरायटीज हैं, लेकिन हमारे अरावली की कुछ पिक्यूलरिटी जो है इंसेक्ट्स में, एक जो अभी इस सीजन, ये उसका पीक सीजन है ब्रीडिंग का, जब आप किसी सुनसान जंगल में जाएंगे, किसी घाटी में जाएंगे, इवन आप सिरोही, माउंट आबू का जो पहाड़ी इलाका है, या उनका जो मैदानी जहां वनस्पति का इलाका है, वहां बिल्कुल सुनसान इलाके में आपको बहुत तेज झिंगुर की बहुत मोटी आवाज सुनाई देंगी। ये सिकाडा बोल रहे जी हैं। जी तो सिकाडा हमारे जंगलों का बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। इसके अलावा आप सोचेंगे कि ये सिल्क, रेशम का कीड़ा, वो तो शहतूत पर पलता है और ऐसे नहीं। सिल्क के मॉथ जो कीट है, उसकी कई वैरायटी हैं, और हमारे यहाँ जो बेर की झाड़ियां हैं, जी उन बेर की झाड़ियों पर भी, और कांटेदार जो बबूल हैं, इनकी झाड़ियों पर भी टसर सिल्क का मॉथ अपना कोकून जो है, वो एक डंडी से उस डाल पर जोड़ता है। उसका कोकून हमारे शुष्क परिवेश में पेड़ों की डाल से बांध करके एक डंडी से, और उसका कोकून पलता है, उसके जी अंदर उसका लार्वा पलता है, उसका प्यूपा बनता है, फिर वो एडल्ट अंदर बनता है मॉथ, और फिर वो छोड़ के बाहर आता है। तो ये सिल्क नेचुरली हमारे ये जो इस तरह के प्लांट हैं हमारे अरावली में पाया जाता है। इसके अलावा मकड़ियों की बहुत वैरायटी देखी होंगी आपने, लेकिन एक स्थलीय मकड़ी हमारे यहाँ अरावली के शुष्क क्षेत्रों में, जिसको कहते हैं कैमल स्पाइडर, बहुत बहुत गुस्सेल टाइप की नेचर की मकड़ी है, जो एक छोटी चींटी के भी 50 टुकड़े कर दे महीन, उस तरह की। एक झींगुर है जो दौड़ने का अडेप्टेशन रखता है, उड़ने का नहीं रखता, और जिसकी साइज 4-5 इंच तक जाती है, सैंड ड्यून क्रिकेट, जो रेतीले इलाकों पर, ढेरों पर इस तरह से उन पर भागदौड़ करके बिल बना करके रहता है। इसी तरह पानी में पाए जाने वाला कीट है जिसको कहते हैं वाटर स्कॉर्पियन। बिच्छू जैसा नहीं है, वो एक कीट जैसा दिखेगा, उसका नाम है वाटर स्कॉर्पियन। और इसके अलावा हमारे अरावली के जंगलों में इतनी बड़ी मकड़ी है, विषय मादा बड़ी होती है, नर उसका बहुत छोटा होता है, कुछ मिलीमीटर का, लेकिन मादा कई सेंटीमीटर बड़ी होती है, और वो जी बड़े बड़े पेड़ों से पेड़ के बीच में जाला बनाती है, जिसमें वो चिड़ियाओं को, छोटी बैट्स, चमगादड़ों तक को फंसा सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग जायंट वुड स्पाइडर। ये सब हमारे अरावली की विशेषता है।
तो जो पहले था, अब हमारे यहाँ से चीता लुप्त हो गया, महाशीर मछली हमारे पानी में थी फ्रेश वाटर की, वो खत्म हो गए, जल मानुष थे ऑटर्स, वो खत्म हो गए, बार्किंग डियर, माउस डियर, हॉग डियर, ये लगभग खत्म हो गए, गैंडा हाथी पूरा खत्म हो गया, बिसन खत्म हो गया, स्वाम्प डियर जी लगभग खत्म हो गए। कैरेकल एक बिल्ली कुल की है जो जो हमारे खाली ये जयपुर, सवाई माधोपुर और इन एरिया में कहीं रिपोर्ट हो रही है। बाकी सेंचुरीज में इसको खाली रिपोर्ट कर रहे हैं, एक अंदेशा, एक अनुमान लगा करके, लेकिन इसके विजुअल ऑब्जर्वेशन प्रमाण नहीं है कि देखी है। सवाई माधोपुर एरिया में कैरेकल अभी भी देखी जा रही है। इसके अलावा हमारे जंगलों का एक बहुत महत्वपूर्ण, जिससे शेर भी डरते हैं, रैटल। पीठ उसकी ऊपर से डार्क होती है, उसका तला नीचे से जो है वो लाइट कलर होता है, और बड़ा गुस्सैल और बड़ा लड़ाकू जो है, छोटा खरगोश से थोड़ा बड़ा, लंबे लंबे नाखून वाला रैटल। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हमारे जंगलों में बिज्जू पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सिवेट, रात्रिचर, छोटी बिल्ली जैसा मुंह। हमारे यहाँ पर कॉमन पाम सिवेट और टॉडी कैट, जिसको हम कहते हैं कॉमन सिवेट, दोनों तरह के बिज्जू हमारे यहाँ पर मिलते हैं। अब जंगली कुत्ते हमारे यहाँ से खत्म हो गए, चौसिंगा हिरण हमारे लगभग खत्म हुए। इस तरह से ये तो एनिमल स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो मैंने आपको एक थोड़ा सिनॉप्सिस दिया, ये मुख्य मुख्य जो चीज थी। अब मैं अरावली के प्लांट पे आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, वही महत्वपूर्ण प्लांट प्रजातियां। जैसे ये लोगों प्लांट क्योंकि से पहले एक सवाल जी था कि ये जो स्पीसीज सर खत्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, तो क्यों हुए और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा हमारे अरावली के क्षेत्र पर? हाँ, देखिए, मैंने पहले भी ये वार्ता में बताया कि पहला सबसे बड़ा खतरा प्रजातियों के खत्म होने का है उनके आवास नष्ट होना। जी जहां वो जीती हैं, प्रजनन करती हैं, मुख्य रूप से प्रजनन क्षेत्र, प्रजनन सबसे अनुकूलतम स्थितियों में ही किया जाएगा। जी तो जहां पर वो रहती हैं, जहां पर वो प्रजनन करती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, उन आवासों का नष्ट होना, उनका सिकुड़ना, ये सबसे बड़ा कारण है। और ये कारण कैसे जनित हुआ? पहले आबादी कम थी, अब आबादी बढ़ रही है, उसका दबाव बढ़ रहा है, इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन शौकिया उनका शिकार, उनकी तस्करी, राइट इस पे भी मैं आगे आपको प्रकाश डालूंगा। तो ये कारण जो थे उसमें एनिमल स्पीशीज, क्योंकि उनमें आपस में संकरण, आपस में पॉलिनेशन, आपस में जैसे पौधों में कीट एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ के परागण करते हैं, तो उनमें प्रजातियों में भी उप प्रजातियां बनना, उद्विकास की प्रक्रिया ज्यादा सहज चली। लेकिन एनिमल स्पीशीज में वो आपस में, बिल्ली कुल श्वान कुल के साथ में ब्रीडिंग नहीं करता नॉर्मली, है ना। जी भेड़िया जो है वो लोमड़ी के साथ में भी, कभी आप बहुत रेयर केस होगा कि कहीं भेड़िया लोमड़ी का संकर बन गया हो। तो एनिमल स्पीशीज में जो है उनका जो ब्रीडिंग है, प्रजनन है, वो उन्हीं में ज्यादातर कन्फाइंड रहता है। अन्य प्रजातियों के साथ में उनका प्रजनन नहीं रहता, वो डिस्टिंक्ट हो जाता है, प्रजातिवार भिन्न भिन्न हो जाता है। तो वो ज्यादा सेंसिटिव है टू चेंजेस, टू डिस्ट्रक्शन, तो वो ज्यादा तेजी से समाप्त होती हैं। और वही प्लांट स्पीशीज के बीजों को फैलाना, है ना, उनके जर्म प्लाज्म को इधर से उधर उनके फैलाने में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। तो जब ये जंतु प्रजातियां खत्म होंगी तो प्लांट स्पीशीज पे भी इम्पैक्ट आएगा। जो अरावली की खासियत रही, यहाँ पर बड़े पेड़, छोटे पेड़, मध्यम आकार के पेड़, झाड़ियां, बेलें, लताएं, छोटी हर्ब, शाक जिनको कहते हैं, घास, क्रीपर यानी रेंग के अपनी बढ़त करने वाले प्लांट, हर तरह के शैवाल, बैक्टीरिया, सब कुछ यहाँ पर भरपूर पाए जाते थे। उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज आज भी अरावली में कहीं कहीं बच रही हैं और जो जीने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनमें बहुत सारी प्रजातियां हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे जो शुष्क क्षेत्र है, वहां पर खींप की झाड़ी होती है, लेप्टेडिनिया पायरोटेक्निका। खींप की झाड़ी, उसकी फली पहले बड़ी मिलती थी। जो हमारे नदियों के भी जो बीहड़ इलाके हैं, चंबल के मान लीजिए, बनास के मान लीजिए, इनमें भी बेड़ज के मान लीजिए, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, यहाँ पर भरपूर इनके बीहड़ इलाकों में जहाँ नदियों की रेत फैलती थी, डिपॉजिट होती हर साल, वहां पर ये खींप की झाड़ी वहां भी लगती थी। तो खींप की झाड़ी, जो खींप झाड़ी थी, वो बहुत कम हो गई। फोग हमारे यहाँ का जो है, कैलिगोनम पॉलीगोनोइडेस फोग, जिसके फूलों का रायता जो है वो तो अब खाली एक सपना रह गया है। आपको भी सुन के लग रहा होगा ये क्या बला है
लेकिन जी। गर्मियों के अंदर उसका रायता वो है एक नंबर चीज होता था। इसके अलावा जो हमारे अरावली के टॉप रिजेस पर पाए जाता था सालर, हमारे यहाँ छोटी हर्ब में औषधि प्रजातियों में महत्वपूर्ण है सफेद मूसली, काली मूसली, जो शुष्क पहाड़ी क्षेत्र है उनमें मिलने वाला गुग्गल। उसके अलावा जो जलाशय क्षेत्र हैं उनके किनारे उगने वाला वरना, क्रेटेवा नरवाला, जिसकी बहुत तगड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा सालम मिश्री। इसके अलावा जो हर्ब में बरसात में ही अपना जीवन चक्र पूरा करता है और हमारे जो घने जंगलों के इलाके हैं वहां मिलेगा कलिहारी, जी। गुड़मार, खीप बेल, रायण, इंद्रौक, चित्रक, बीजासाल, ओरोजाइलम, जिसे टैटू भी कहते हैं, तलवार जैसी जिसकी फली बनती है लंबी चौड़ी सी। उसके अलावा टनस, जिसे ऊजीनिया ओजिएंसिस भी कहते हैं, विदारी कंद, वज्रदंती, हल्दू, गम्हार, जिसे हवन भी कहते हैं, कड़ाया, पाडल, पीलू, हरसिंगार, मरोड़फली, अश्वगंधा, अतिबला, भूमि आंवला, पहेड़ा, खिरनी, लंबपाण, हरणी, महुआ, चिरौंजी, पाखड़, कालमेघ, निर्गुंडी, अनंतमूल, मरोड़फली, जी। मालकांगनी, पुनर्नवा, सर्पगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, ये तीनों, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और मंडूकपर्णी, ये स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी आपको दवाइयां मिलेंगी ये 3 सोर्स हैं। और आप सोचेंगे अरावली, गरम, शुष्क हमारा राजस्थान, हमारे यहाँ जी। जम करके खूब, हमारे यहाँ जो मॉइस्ट इलाके हैं जंगलों में, बरसात के बाद में फॉरेस्ट फ्लोर पर आपको शंख पुष्पी और मंडूक पर्णी खूब दिखेंगी। और बरसात के बाद भी जो नम मॉइस्ट इलाके हैं जंगलों में, पानी के किनारे वाले, वहां पर ब्राह्मी आपको अच्छी उगी हुई मिल जाएगी। उसके अलावा फालसा, अडूसा, शतावर, रोहण, एक तंबोलिया, भेड़ सिंगी, जिसे एहरिटिया लाइविस भी कहते हैं, तंबोलिया, डॉलीकेंड्रॉन फलकाटा, जिसे भेड़ सिंगी भी कहते हैं, भेड़ की सिंग की तरह जिसमें ट्विस्टेड फली लगती है लंबी। इसके जी। अलावा बरसात में हमारे यहाँ जम करके जंगली अंगूर भी लगते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं ये कुछ दर्जन जो मैंने आपको बताए हैं, ये तो वो हैं जिनको हम रेगुलर अभी भी देखते रहते हैं। इनमें बहुत सारे दुर्लभ हो गए हैं, बहुत सारों को हम बचाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक एक पादप है केवल जो अपुष्पीय कुल का है, यानी उसमें फूल नहीं आता, जिनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। बाकी ये सब पुष्पीय कुल है जिनमें फूल बनता है, फूल आता है, बीज बनता है, फल बनता है। लेकिन एक प्रजाति है जिनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, उनमें फूल नहीं बनता। उसकी भी प्रजाति हमारे राजस्थान में अरावलीज में, जिसे कहते हैं हम, जो शुष्क क्षेत्र अरावली से लगा, इफेड्रा फोलिएटा, वो भी हमारे यहाँ पर मिलता है। हमारे यहाँ जो 200 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज वो हाई मेडिसिनल वैल्यू की हैं जो हमारे अरावलीज में मिलती हैं, और उनमें से लगभग 150 जो हैं वो परंपरागत रूप से औषधियों में काम आती हैं। परंपरागत रूप से हमारे गांव के लोग भी उनका यूज जानते हैं। और राजस्थान की बात, लोग बाग सिर्फ रेत के टीले, ऊंट और खजूर का पेड़ समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ घने जंगल भी इतने हैं, बरसात के बाद नमी इतनी हो जाती है कि हमारे यहाँ पेड़ों पर भी जो मिलने वाले अधिपादप वर्ग के हैं, ऑर्किड्स कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर जो है कई वैरायटियां हैं जो हमारे अरावली के जंगलों में, मध्य अरावली से दक्षिण अरावली में, विशेष रूप से दक्षिण अरावली में बहुतायत से पाई जाती हैं। ये तो एक छोटा सिनॉप्सिस मैंने आपको बताया कि अरावली की जैव विविधता में जो पहले थे जंतु प्रजातियां और सब और जंगल, ये क्या रहा, और वर्तमान में ये जो मैंने इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको इनमें से कुछ बताई। जी सर। तो यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि इतने सारे नाम आपने बताए तो इसे याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ। जो बचपन से इनके साथ पले बड़े हैं, जरूर आज अगर ये लुप्त हो रहे हैं तो उन्हें बचाने के लिए कोशिश भी कर रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि स्थानीय समुदायों का अरावली क्षेत्र में वन्य और वन्यजीव संरक्षण में उनका क्या योगदान है अभी इस ये वक्त? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जिनको हम वनवासी कहते हैं या जिनको हम आदिवासी कहते हैं, तो वे जंगल के लिए आज खतरा हम उनको मानते हैं, है ना। उसके अलावा जी। फिर दूसरे नंबर पर हम खतरा मानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं,
जो आसपास के जंगलों से और उनके यहाँ पर जो प्रकृति से बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं उन पर वो निर्भर होते हैं। तो हम एक अर्बन एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं और ज्यादा बड़े सिटीज में, मेगापोलिस, मेट्रोपोलिस सिटीज में रहते हैं, हम उन लोगों को तो बड़े हेय दृष्टि से समझते हैं कि वे जंगलों के दुश्मन हैं और वो जंगलों पे प्रेशर मार रहे हैं। ऐसा नहीं है। बड़ी मजेदार चीज है कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, यानी वन वाव में रहने वाले, बहुत रेस्पेक्टेबल वर्ड है, ये गाली नहीं है। आदिवासी शब्द एक बहुत रेस्पेक्टेबल वर्ड है, आदर का वर्ड है, कि वो आदि तरीके से यानी प्रकृति के सम्मत तरीके से वहां रहते हैं। उनमें आप देखिए कि शादियों में भी हमारे यहाँ के जो भील आदिवासी हैं, गरासी आदिवासी हैं, वे शादी में भी सालर है, अमलतास है, गोंदल है, इनकी लकड़ियों को लगाते हैं, जी डालियों को। लेकिन उनका तरीका आप देखिए, नेचर का रेस्पेक्ट, होगा तो मिलेगा, वो जानते हैं कि होगा तो मिलेगा। शादी के बाद में उन डालियों को वो वापस से आसपास में रोप देते हैं। तो यानी वो प्लांट को खत्म नहीं होने देते, क्योंकि उनको मालूम है यदि रहेगा, बचेगा, तो वो मिलेगा। ये हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर भी हमारे अभी तो मध्य और दक्षिणी राजस्थान में विशेष रूप से जो बचे हैं, उनमें ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जहां पर वो इन प्लांट स्पीशीज को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। जी लेकिन अगर आप और भी देखें तो जो हमारे पाली मारवाड़ के आपके माउंट आबू से लगा इलाका है, पाली जिले में जवाई, वहां पर आप देखिए, वहां जवाई डैम जो है उसमें 600 से ज्यादा मगरमच्छ हैं। लेकिन उस डैम के बनने के बाद आज तक कोई इंसिडेंट नहीं हुई जहां मगरमच्छ का अटैक रिकॉर्ड हुआ। एक दो इंसिडेंट जिसमें जो है अपनी भेड़ बकरियों के साथ में व्यक्ति डैम में चला गया और मगरमच्छ ने गलती से उसका पैर पकड़ लिया, अन्यथा उस क्षेत्र में गांव में भी तालाबों में बड़े बड़े मगरमच्छ वहां पर रहते हैं, वेलार में, चामुंडेरी में, कोठार में। और वहां पर जो है ये मगरमच्छ, कभी आज तक कोई इंसिडेंट नहीं है कि इंसानों पर हमला किया हो। तो मानव मगरमच्छ सह अस्तित्व, आप सोचिए, आपको कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ पर है। उसके अलावा मानव तेंदुआ सह अस्तित्व, जवाई के क्षेत्र में वो मगरमच्छों का सह अस्तित्व दब गया क्योंकि तेंदुआ पर्यटन के काम आ रहा है, लेकिन वहां पर तेंदुआ मानव के साथ में बड़े अच्छे तरीके से रह रहा है। केवल वहां ही नहीं, लेकिन हमारे अरावली के जंगलों के क्षेत्रों में बहुत जगह पर लोग बाग लेपर्ड, तेंदुआ जिसको पैंथर कह देते हैं अपभ्रंश में, उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। जो हमारे मध्य अरावली से लगे जंगल हैं, उत्तरी राजस्थान के अरावली के क्षेत्र हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व तक के इलाके हैं, दूसरी सेंचुरीज हैं, वहां पर लोग बाग जानते हैं कि तेंदुआ या टाइगर अगर उनकी बकरी या भैंस का शिकार करेगा तो उसके कारण अन्य जो फीमेल्स हैं उनमें जो पैनिक क्रिएट होता है, पता नहीं क्या होता है, हार्मोनल उनमें इफेक्ट, कि अगली बार वो मादाओं को जन्म देती हैं, जो पशुपालकों के लिए लाभदायक है कि जितनी मादाएं जन्मेंगी उतना दूध उनका उत्पन्न होगा। इसलिए वो उनको बुरा नहीं मानते कि साहब, उनकी तो कहावत है कि हमारे तो ये दूसरा, आप राजस्थान के मध्य अरावली के लगे जो शुष्क क्षेत्रों से हमारे रेबारी समुदाय है जो भेड़ बकरी पालक है, वे तो मतलब उनके इलाकों में यदि लेपर्ड जो है, तेंदुआ अगर उनके पशु का शिकार कर ले तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं इसका खाना है साहब, कोई इशू नहीं है, खा लेता है तो कोई बात नहीं है, वो कंपनसेशन भी नहीं मांग जी। इसके अलावा भी आपको जो हमारा पूर्वी अरावली से लगा, दक्षिण पूर्वी अरावली से लगे इलाके हैं, नदियां जहां ऑटर्स मिलते थे, जल मानुष पहले, आज भी हमारे चित्तौड़ रावत भाटा से लगे जो राजस्थान का पार्ट है जहां विंध्यन माउंटेन्स और ये भी शुरू हो जाती हैं, उधर में ऑटर्स, और पहले हमारे जलाशयों में थे, भरे हुए थे, सारी झीलों में, नदियों में ऑटर्स कई जगह थे जिसको पानी का शेर कहते हैं। और वो इंसानों पर अटैक नहीं करते, उनकी प्रवृत्ति नहीं है, उनके बाल बच्चों के आसपास कोई पहुंचेगा तो अटैक करेंगे, अन्यथा वो नहीं करते थे। तो मानव जल मानुष सह अस्तित्व तो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल चीजें, ये चीजें रही हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न आज के टाइम में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा, कुछ एक तो उदाहरण और मैं आपको बताऊंगा, ये स्थानीय समुदाय का रोल। एक चित्तौड़गढ़ में गांव है नगरी, सिटी से लगा, थोड़ा बाहर है, 8-10 किलोमीटर पर नगरी गांव। वो ऐतिहासिक गांव है, लेकिन वहां की खासियत यह है कि उस गांव के जो युवा हैं और बच्चे हैं, वो उस गांव में स्थानीय प्रजाति, नेटिव स्पीशीज को लगाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान मिला कि स्थानीय प्रजातियों से ही उनका अस्तित्व बचेगा। जी। इसके अलावा हमारे राजस्थान का जिला है राजसमंद,
जहां पर पिपलांतरी एक पंचायत है, जहां के सरपंच तो बहुत मशहूर हुए, पालीवाल साहब, श्याम सुंदर पालीवाल साहब। जी जहां जी बच्ची बिल्कुल। के जन्म, कन्या के जन्म पर जो है वो 101 पेड़ों का रोपण किया जाता है, शादी पर वृक्षारोपण किया जाता है। पूरे गांव जो है उस प्रथा के कारण फेमस हो गए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारे उदयपुर शहर से लगा हुआ एक गांव है अंबेरी। उस अंबेरी से लगा फॉरेस्ट ब्लॉक था, और वहां पर भी वन विभाग की वन सुरक्षा प्रबंधन समिति वो सब बनी होती है गांव में, औपचारिक रूप से। लेकिन वहां के गांव वालों ने सोचा कि हमारे जंगल जलते हैं हर साल, हमारा ही नुकसान होता है। तो वहां की वन सुरक्षा समिति ने इनिशिएटिव लिया, वन विभाग ने उनको प्रोत्साहित किया, उनके युवाओं को ट्रेनिंग दी। तो उन्होंने अपने जंगल को बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में मेंटेन कर रखा है, वन विभाग सहयोग से। और वन सुरक्षा प्रबंधन समिति अंबेरी जो है, वो उसके युवा लड़के लड़कियां 25-30 अपने यहाँ पर इको टूरिज्म का संचालन कर रहे हैं। उनके जंगल में पहाड़ इतना पानी पी रहा है कि वहां पर साल भर पानी का सोर्स हो गया। लेपर्ड, हाइना, ये सब वहां पे पानी पीने आते हैं। बहुत बटरफ्लाई वहां पर जम करके हैं, बर्ड स्पीशीज वहां जम करके हैं, जंगल भर के हरा भरा हो गया। तो ये उनका डेडिकेशन है, वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं फॉरेस्ट का। दूसरा, फायर से प्रिवेंशन कर रहे हैं, आग से जंगल को बचा रहे हैं, और इको टूरिज्म का संचालन कर रहे हैं, जिससे उनको आजीविका मिल रही। जी इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ परंपरागत रूप से जैव विविधता के जो संरक्षण के जो जगह हैं, हम जिनको आप शमशान कब्रिस्तानों में जाइए, वहां पर नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वहां पर पेड़ पौधों को हटा करके जगह नहीं बनाई जाती। ठीक है, यानी जी कब्र के ऊपर छाया रखना पुण्य का काम होता है। कब्र के साथ में जो है पेड़ लगाए जाते हैं, शमशानों में पेड़ लगाए जाते हैं, जिनकी रेस्पेक्ट करी जाती है, वहां छाया रखी जाती है दिवंगतों की जो जमीन है उसके ऊपर। और वहां जो वृक्ष होते हैं उनमें जम करके फल लगते हैं। उन क्षेत्रों के फलों को इंसान कोई क्लेम नहीं करते, नहीं खाते। वहां जम करके खूब चमगादड़ें रहती हैं, खूब रेप्टाइल्स रहते हैं, सांप बिच्छू हर तरह के रहते हैं। और वहां लोग जाते हैं और उनको देख के वहां लोग नहीं डरते, ठीक है, क्योंकि वहां उनकी रेस्पेक्ट है नेचर की। और जम करके सिमेट्रीज को आप देखिए, जो अंतिम मोक्ष स्थल हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, अगर आप समझना चाहें। और इस जी सब के ऊपर राजस्थान देश में जो दूसरे नंबर पर है, ओरण, सैक्रेड ग्रोव, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज, देवी देवता संत महात्मा फकीर के नाम पर अपने जंगलों को, एरियाज को संरक्षित करते हैं। वहां पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित होती है, जीव जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित होता है, नेचर को डिस्टर्ब करना प्रतिबंधित होता है, स्थानीय समुदाय के नियम कायदे वहां लगते हैं। तो वो ओरण जो है वो हमारे ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एरियाज हैं, जो राजस्थान में बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा हमारा देगराय ओरण जो है 10,000 हेक्टेयर का, करणी माता ओरण, ये राजस्थान में ये ओरण भी बहुत भरे पड़े हैं। तो ये जी सारा जो है हमारे स्थानीय समुदायों का, हमारा ट्रेडिशनल वे है नेचर को प्रोटेक्ट करने का, रेस्पेक्ट करने का। जी सर बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम नेचर को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं इतने वर्षों से, और हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं परंपराओं से। लेकिन यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि वन्यजीव संरक्षण में और इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने में चुनौतियां क्या अभी देखने को मिल रहा है? जो देखिए, चुनौतियां सबसे बड़ा ये है कि अरावली क्षेत्र में या जंगलों के क्षेत्र में जो है वो आवास नष्ट होना सबसे बड़ी चुनौती है, जो मैंने पिछले वार्ताओं में भी बोला और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने पहले भी बोला, आवास नष्ट होना। दूसरी चीज है, आवास नष्ट होने का बड़ा कारण क्या है? ये ह्यूमन सेटलमेंट का बढ़ना ये कम है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं ये बड़े कारण हैं। भले ही हमारे यहाँ राजस्थान में जैसे आप विंड पावर प्लांट्स लगाते हैं, सोलर पावर प्लांट हमें चाहिए, ऊर्जा चाहिए, लेकिन आप साइट जी का सिलेक्शन सोच करके करिए। आप, हमें रोड नेटवर्क चाहिए, हमें हाईवे चाहिए, हमें एक्सप्रेसवे चाहिए, लेकिन जंगलों को काट के नहीं चाहिए। आप एलिवेटेड रोड निकाल सकते हैं जंगलों के ऊपर से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर से आप एलिवेटेड रोड निकाल सकते हैं, और ताकि वो नीचे जंगल इंटैक्ट रहे। हम क्यों जंगल को काट करके रोड निकालने पर आमादा हैं, रेल निकालने पर, रेल लाइन निकालने पर आमादा होते हैं?
टूरिज्म आज जवाई पाली का एरिया में आपको बार बार, जहां मानव तेंदुआ सह अस्तित्व है, मानव मगरमच्छ सह अस्तित्व है, वहां पर रेल लाइन निकाली है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, वहां पर रेल से कट के मगरमच्छ मरा है मैडम, मगरमच्छ रेल से कट के, क्योंकि जी वहां मगरमच्छ एक जलाशय से दूसरे जलाशय जो है माइग्रेशन करते हैं। आप सोचिए उनका आवास हम क्या कर रहे हैं। तो जब वो क्रोकोडाइल का हैबिटाट हो इस इलाके में और लोकल माइग्रेशन भी है, ये जब ये प्रोजेक्ट का डीपीआर बन रहा था, जब ये प्रोजेक्ट की डिजाइन बनाते हैं, उनको सब मालूम पड़ता है, हर तरह के विशेषज्ञ काम में लेते हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ये हैबिटाट डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा मोड बन रहा है, और इनके साथ में टूरिज्म इंडस्ट्री, ये जी सबसे बड़ा डिस्टरबेंस आज क्रिएट हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन लोगों को बुरा लगेगा, बहुत सारे लोगों को ये सुन करके, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि ये जो अनसस्टेनेबल टूरिज्म है, आज राजस्थान की जैव विविधता के लिए सबसे 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 बड़ा खतरा बन गया है। जंगलों में लगने वाली आग से भी ज्यादा बड़ा खतरा। राइट। और उसके साथ में तो ये जो इस तरह का है, ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए बन चुका है। इसके अलावा जंगलों में लगने वाली आग है, और घुसपैठी अदेशज प्रजातियां, जो आवास नष्ट होने के बाद जैव विश्व स्तर पर जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा, जो यहाँ की पैदाइश नहीं है, अन्य ज्योग्राफिकल एरिया की प्रजातियां हैं, आपकी स्थानीय प्रजातियों को हरा करके अपना विस्तार करती हैं, जिनमें हमारे अरावली के क्षेत्रों में एक घोंगा जायंट अफ्रीकन स्नेल वो आ चुका, तिलापिया मछली खुद हमने इंट्रोड्यूस कर दी। आज आपने भरतपुर में घाना पक्षी विहार नाम सुना, बड़ा फेमस आपने नाम सुना, वहां साइबेरियन क्रेन आते थे, हैं? जी जी लेकिन आज हालत क्या हुई कि वहां विलायती बबूल प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का इतना जंगल बना कि साइबेरियन क्रेन, जिसकी उड़ान में पंखों का विस्तार ज्यादा होता है, वो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के भरे हुए तालाबों पर आ ही नहीं सक रहा। कब का खत्म हो गया वहां आना साइबेरियन क्रेन। अब वो धौलपुर इलाके में तालाबशाही जगह पर देखा जा रहा है। इसके अलावा उसी घाना पक्षी विहार के अंदर कैटफिश आ गई वहां पर पानी में। उन्होंने पानी के दूसरी फिश स्पीशीज को कंपटीशन करके खत्म कर दिया। तो आपकी मछलियों पर निर्भर रहने वाली पक्षी प्रजातियां कैसे आएंगी। ये घुसपैठी प्रजातियां हमारे जंगलों में घुस गई हैं। हमने सीताफल को उसके नाम के कारण रेस्पेक्ट दे करके, और उसका फ्रूट हमें बहुत स्वाद लगता है, हमारे जंगलों में फैलने दिया है, और उसने दक्षिणी राजस्थान के जंगलों को बड़े पैमाने पर खत्म किया है। तो जी इस तरह की बहुत सारी प्रजातियां हैं, यानी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इसके अलावा एक बड़ा खतरा है स्मगलिंग और पोचिंग, शिकार, अवैध शिकार और तस्करी, और अंधविश्वास और कुप्रथाएं। ये बड़े बड़े कारण हैं। आप देखिए, जो झुंझुनू सीकर जहां झाऊ चूहा हेजहॉग मिलता है, वो लोग सोचते हैं कि उसको मार करके और अपने पशु बाड़ों की जो एंट्री है वहां पर गाड़ दें, और उसके ऊपर से आपका पशु निकले तो उसको बीमारियां नहीं लगेंगी, है ना। इसके अलावा जो है कुछ हमारे जनजातियां भी हैं जिनमें ये कुप्रथा है। कथोड़ी जो ट्राइब है, कि जब पत्नी गर्भवती है तो पति उसे बंदर मार के खिलाएगा, नहीं खिलाया तो पति नहीं है, तो यानी उसकी मजबूरी हो जाती है कि बंदर मार के खिलाना है। तो बंदर जंगल के हमारे ऐसे हो गए, जहाँ कथोड़ी दिखा उसकी आवाज सुनाई दी और बंदर भागते दिखते हैं। इसके अलावा जैसे कैमेलियन जो मैंने बताया, गिरगिट जैसा जो रंग बदलता है, इंडियन कैमेलियन, उसके लिए हमारे क्षेत्रों में कई जगह कुप्रथा है कि उसका गर्भवती स्त्री उसका मुंह देख ले तो उसका बच्चा कुरूप पैदा होगा। हमारे यहाँ कुप्रथाएं हैं कि सांप के ऊपर गर्भवती स्त्री की छाया ना पड़े, नहीं तो सांप अंधा हो जाएगा। हमारे यहाँ कुप्रथा है कि सांप को मारने पर नागिन आकर के बदला लेती है। अरे आपने मारा, वो फीमेल थी या मेल था आपको ही नहीं पता, और आने वाला उसका स्पाउस था, उसका पति या पत्नी था, ये कैसे आपने मान लिया। लेकिन नहीं, वही प्रथाएं हैं कि नागिन बदला लेगी, उसकी आंखों में फोटो आ जाएगा फलाना ढिमका। हमारा अंधविश्वास है कि नाग पंचमी में नाग को दूध पिलाने से वो हमें पुण्य मिलता है। सांप दूध पीता ही नहीं है, हम जबरदस्ती उसके मुंह में नली लगा करके उसके मुंह में दूध भरते हैं, जो उसकी श्वास नली भी बॉडी में लेंथ तक फैली है। गलती से वो आपकी नली उसकी श्वास नली में लग गई, फेफड़ों में चली गई, और आपने दूध भर दिया, तो सांप का क्या होगा, मरेगा। ये कई सारी जो हमारी अंधविश्वास हैं, झाड़ फूंक की प्रथाएं हैं, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर हमारे दिमाग में जो गलत फहमी है, जीव जंतुओं का हमें दुश्मन बना दिया। इसके अलावा तस्करी आप देखेंगे, जो पीलू का हमारा पेड़ है महत्वपूर्ण, जिसको अरबी भाषा में मिसवाक कहते हैं, उसकी जड़ों की दातुन होती है, तो इसके लिए उसकी जड़ों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। गुग्गल
जिसका जो रस निकलता है वो गुग्गल पक जम करके गोंद जैसा हो जाता है, गुग्गल जिसकी खुशबू अच्छी आती है। तो इसलिए अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक और इस तरह के परफ्यूम इंडस्ट्री में गुग्गल के लिए गुग्गल खत्म हो गया। चंदन हमारे यहाँ पर तस्करी काटा जाता है भयंकर रूप से। जहां भी चंदन लगेगा, हमारे राजस्थान में चंदन खूब लगता है, अरावली में जम के लगता है, लेकिन उतनी ही तस्करी होती है। कड़ाया, गम कड़ाया जिसका गोंद कतीरा कहलाता है, गर्मियों में खाते हैं जिसको फुला जी करके, वो खत्म हो गया। खैर कत्था बनता है पान में, वो कत्था इस खैर से मिलता है, खैर की लकड़ी से प्रोसेस करके बनाते हैं, तो खैर खत्म हो गया। सागवान टिम्बर के लिए खत्म हो गया। टिम्बर के लिए हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा, उसका वृक्ष खत्म हो गया। तो और उसी तरह हमारे होली में दक्षिणी राजस्थान में सेमल के पेड़ का स्तंभ लगाएंगे वक्त बीच में पोल बना करके, तो सेमल हर साल बेतहाशा कट कट करके वो खत्म हो रहा। तो ये सारी चीजें जो हैं इस तरह की, ये स्पीशीज के लिए जो है वो खतरा है। जी ये सर। सारी चुनौतियां हैं और इनको लेकर के बहुत सारे एफर्ट जो है वो चल रहे हैं। जी, तो जो जैसे ह्यूमन राइट्स है, वैसे वन्य जीव संरक्षण नीतियां भी है, तो आपको क्या लगता है जो नीति निर्माताएं हैं तो उन्हें कौन से कदम उठाना चाहिए? हाँ देखिए, कुछ तो ये है कि जैसे एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज को बचाने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनते हैं। जी राजस्थान में बने प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ आया, है ना। लेकिन जी वो प्रोजेक्ट टाइगर आज उसका रूप प्रोजेक्ट टाइगर ना होकर के टाइगर टूरिज्म रह गया, खाली मन मर्जी का टाइगर टूरिज्म। वो जी प्रोजेक्ट टाइगर नहीं रहा। बाघ संरक्षण अब नहीं है। लेपर्ड, तेंदुआ संरक्षण, हमारे यहाँ पर तेंदुआ मानव जो है संघर्ष भी दक्षिणी राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है। दक्षिणी राजस्थान में लोग बाग अब जो है वो ज्यादा सयाने हो गए, तेंदुआ दिखा, लेपर्ड दिखा और बस पिंजरा लगाओ, इसको हटाओ यहाँ से, नहीं तो हम इसको मार डालेंगे। ऐसी घटनाएं हुई। वन विभाग ने नहीं लगाया पिंजरा, तो लोगों ने तेंदुए को पकड़ा और मार डाला नृशंसता से, वो भी हैं। लेकिन उनके संरक्षण के लिए कोई प्लान ऐसे इफेक्टिव नहीं बन पाए। चौसिंगा हिरण को बचाने के लिए प्रोजेक्ट बने, ओडन गिलहरी को बचाने के लिए बने, मृग अभयारण्य जो हमारे ताल छापर चूरू में है, उसी तरह से झुंझुनू जिला है जहां मैंने खुद ने मैं पढ़ाता था, वहां मेरे बच्चों के साथ में, मेरे एमएससी पर्यावरण विज्ञान के बच्चों के साथ में मैंने 7 साल मेहनत करी और वहां पर हमने 1048 हेक्टेयर का जंगल, पीलू का जंगल बचाया और वहां पर अब सैकड़ों में कृष्ण मृग और चिंकारा छोड़े जा रहे हैं। उसी तरह से बायो पार्क बनाए जाते हैं, बायोलॉजिकल पार्क। इसके अलावा राजस्थान में जो औषधि महत्व के प्लांट हैं उनको लेकर के भी वर्कशॉप्स हुई हैं और फिर वो जी औषधीय पादप जो अत्यधिक संकट में है उनका इन सीटू कंजर्वेशन, जिनको कहा मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, मेडिसिनल प्लांट डेवलपमेंट एरिया, एमपीसीए, एमपीडीए, यानी जहां पर वो प्राकृतिक आवास में मिलते हैं वहीं उनको बचाना, उनके आवास को बचाना, तो उनको बचाना। उसके अलावा वानस्पतिक उद्यान विकसित करना। और फिर हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो प्रोटेक्टेड एरिया अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य, उनमें जो है अंदर कोर एरिया, टाइगर रिजर्व को छोड़ के बाकी के अभयारण्यों में कोर एरिया नहीं है, यानी वो एरिया जहां पर केवल वन्य जीव रहें, उनकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन को सेफ वातावरण मिले। तो इस तरह के कोर जोन, जिनको कहा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, क्रांतिक वन्यजीव आवास, वो नहीं है, वो अब बन रहे हैं। मैं खुद चित्तौड़ जिले में सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है, उसमें क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट जो निर्धारण करने की कमेटी है उसमें वन्यजीव विशेषज्ञ हूँ। इसके जी अलावा प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ भी, सेंचुरीज, नेशनल पार्क के चारों तरफ भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यानी ये निर्धारित किया जाता है चारों तरफ पट्टी में, पेरीफेरी में, उसको कहते हैं इको सेंसिटिव जोन। जानवर बाहर भी जा सकता है, तो इसका इसलिए मानव का वहां संघर्ष कम से कम रहे। कई मानवीय जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो इको सेंसिटिव जोन में न हो। इसके अलावा जो हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो म्युनिसिपल लेवल पर भी और पंचायत लेवल पर भी, जिला परिषद लेवल पर भी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन का काम है, वो भी किया जाता है। प्रोटेक्टेड एरियाज में जो है, जहां वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है, वहां इको डेवलपमेंट कमेटी, ईडीसी, गांव वालों की मदद से गठित होती हैं। और जहां पर दूसरा फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है।
तो इस तरह के बहुत सारे मेजर्स होते हैं जो उठाए जा रहे हैं। बस दुर्भाग्य यह है कि जैसे हमारे यहाँ पर महाशीर खत्म हो गई, हमारे यहाँ ऑटर खत्म हो गए, हमारे यहाँ ये ज्यादातर जो एनिमल जो हैबिटाट है वो नष्ट हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर, वो भी आजकल टाइगर टूरिज्म रह गया। तो बाकी का जो है वो ऐसे चल रहा है लेकिन जी सर। इफेक्टिव नहीं है। और उसका कारण ये सबसे बड़ा ये है कि हमारे प्रोटेक्टेड एरिया बड़ी बड़ी साइज के भी नहीं है, छोटे छोटे हैं। 500-600 स्क्वायर किलोमीटर कुछ नहीं होता। जी अब ऐसी स्थिति में जो है चारों तरफ जो ह्यूमन हैबिटाट है ना वो बहुत तगड़ा दबाव बनाते हैं, जानवरों का माइग्रेशन ही नहीं हो पाता। बिल्ली कुल के, श्वान कुल के जानवर हैं, दूरी तक माइग्रेशन करते हैं। अभी आपने कुछ दिनों में सुना कि मध्य प्रदेश में चीता ला करके छोड़े गए अफ्रीका से, वहां से एक चीता राजस्थान में आ गया जी है ना। पहले सुना कई पहले के करीबन कई सैकड़ों किलोमीटर, 500 किलोमीटर की यात्रा करके एक तेंदुआ लेपर्ड वो डेजर्ट जोन में पहुंच गया। तो ये बड़े बड़े प्रोटेक्टेड एरिया हमारे यहाँ पर जो है वो नहीं है। हमारे रोड्स के नीचे से अंडरपास बनाने की प्रथा ही नहीं है वन्यजीव क्षेत्रों में। अगर आपने रोड जमीन पर भी निकाला तो उसके नीचे से अंडरपास बना दीजिए, या तो एलिवेटेड रोड निकालिए या अंडरपास दीजिए, लेकिन वो भी नहीं करते। टनल भी नहीं बनाते पहाड़ों में, पहाड़ों को काट के ही सड़क और रेल मार्ग निकालना है। तो ये नीतियां जो है ना, डेवलपमेंट की नीति हो, चाहे संरक्षण की नीति हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, इन सब के अंदर जो है ना आपकी मानसिकता जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, जो उस प्रयोजन को पूरा करे, संरक्षण के प्रयोजन को पूरा करे, टूरिज्म का बाद में। अभी जी तो टूरिज्म प्राइमरी हो गया हर जगह का, संरक्षण क्यों करें, टूरिस्ट आएगा। ये गलत है। जब आप वहां रहने वाले परंपरागत लोगों को उस जंगल से हटा रहे हो कि वन्य जीवों का आवास सुरक्षित रहे, जो वर्षों से सदियों से रह रहे हैं वहां पर, उनको आप बाहर निकालते हैं कि ये खाली वन्य जीवों के लिए रहे, तो फिर आप गाड़ियों में भर भर करके शहर के लोगों को वहां क्यों घुसाते हैं, जो केवल डिस्टरबेंस करते हैं और कुछ नहीं करते। राइट। तो ये जो है ना, मतलब कंजर्वेशन होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए आप कंजर्वेशन जो हो रहा है ना वो बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल। आज तो समय हो गया है, लेकिन बातें बहुत है और अरावली को जानने के लिए तो और भी बहुत सारे एपिसोड्स चाहिए, और साथ ही साथ राजस्थान को पूरा समझने के लिए। अनुमति से मैं 1 मिनट में कुछ बात रखना चाहता हूँ, यदि जी सर, जी सर, जी। मेरा एक बड़ी जो अपील है, मतलब ये मेरा एक लास्ट समरी मान लीजिए मेरे टोटल उसमें वार्ता, तो हम कई एपिसोड बना सकते हैं, लेकिन इतनी सारी हमने जो बात करी ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आप जो है वाइल्ड स्पीशीज को, वाइल्ड नहीं, नेचर में उनका अडेप्टेड स्पीशीज की तरह आप उनको देखिए, जो आपके नेचुरल लैंडस्केप्स में लगते हैं, और उनसे नफरत मत करिए। आपके शहरों में, आपके गांव में, आपके घरों के बाहर, आपकी सड़कों के किनारे, और जो आपके सिमेट्रीज हैं, शमशान, कब्रिस्तान, ये भी हैं, जहां पर भी आपके गार्डन हैं, उनमें सौंदर्यात्मक दिखाने वाले, आपको अच्छे दिखने वाले पेड़ों की तरफ लालायित मत होइए। आप नेटिव स्पीशीज को लगाइए, उन पर निर्भर हजारों सैकड़ों जंतु प्रजातियां, कीट पतंगे, सरीसृप, छोटे स्तनधारी, बहुत कुछ आपके आसपास में डेवलप हो जाएंगे। और उसको समझने के लिए मैं स्कूल और परिवार, 2 प्लेटफॉर्म है जो हमारी अगली पीढ़ी के लिए काम के हैं, वो अपने बच्चों को नेचर में लेके जाएं, उनको उस तरह के प्लांटेशंस करवाएं, दिखाएं और उनसे करवाएं, ताकि वो समझें कि जो यूजफुल स्पीशीज हैं, जो नेटिव स्पीशीज हैं, वो कैसे बचती हैं और उनके हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये जो इकोलॉजी का जो सेंस है, पारिस्थितिकी का जो सेंस है, वो लोगों में आना चाहिए, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से देखने का। ये मेरा अपील है सभी से। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और जैसे राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी हो, इकोसिस्टम हो, इन सबको हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। और आप अपने वन्य जीवों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के स्थानीय प्रजातियों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर आपके मन में कुछ और ख्याल चल रहे हैं कि कैसे इन्हें बचाया जाए या आप कैसे योगदान कर सकते हैं, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इसी
नंबर द्वारा मैसेज या कॉल कर सकते हैं हम। नमस्ते।